सो हेलो एवरीवन। तो हमारी रूही सिमरन की लव स्टोरी के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने तो सुना ही था। खैर जो भी सुना था वो स्टोरी सुनने वालों को पता होगा, जिन्होंने पिछला पार्ट सुना है, और जिन्होंने नहीं सुना है वो जाके सुन सकते हैं। खैर जो हमारी रूही होती है और सिमरन होती है, रात के वक्त सो जाते हैं और सुबह दोनों उठते हैं अपने ऑफिस के लिए, तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ये निकल जाते हैं अपने ऑफिस। और इन दोनों का जो मूड होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब कोई भी किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, ना ही इनके बीच में कोई नोक झोंक होती है। वो दोनों चली जाती हैं अपने ऑफिस। तो जब और अपने ऑफिस में अपने अपने काम में लग जाती हैं। तो जब ये काम कर रही होती हैं तो जो सुदीप है वो सिमरन को कॉल करता है। तो सिमरन कॉल रिसीव करती है और कहती है हेलो। तो सुदीप कहता है सिमरन क्या कर रही हो तुम? तो सिमरन कहती है सर मैं काम कर रही हूँ, कहिए। तो बोलता है कि सुनो, मुझे बाहर एक ना मीटिंग में जाना है, तो आज तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो सिमरन जब ये सुनती है तो कहती है सर पर मीटिंग में मेरा क्या काम, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? तो जो सुदीप होता है वो सिमरन से कहता है मैंने तुमसे कहा ना तुम मेरे साथ आज मीटिंग में चल रही हो, तो बस चल रही हो। आज शाम को हम दोनों को निकलना है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो जो सिमरन होती है वो सुदीप से कहती है ओके सर। तो उसके बाद वो कॉल रख देती है और ऐसी कुछ सोचने लग जाती है। लेकिन सोचते सोचते फिर वो अपने दोबारा से अपने काम में लग जाती है और काम करते करते हो जाती है शाम। और शाम को जो सुदीप होता है वो फिर से सिमरन को कॉल करता है और उसे कहता है सिमरन चलो हमें निकलना है। तो जो सिमरन होती है वो जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकलती है और सुदीप के पास पहुंच जाती है। कहती जी सर। तो सुदीप कहता है चलो हमें निकलना है, गाड़ी में बैठो। तो हमारी सिमरन होती है ना वो ऐसे ही मन में सोचने लग जाती है, कहती है कि मैंने रूही को तो बताया नहीं। तो कहती सर मैं अभी आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो ऐसे रूही को बताने के लिए जा ही रही होती है। तभी जो सुदीप होता है वो उससे कहता है कहाँ जा रही हो तुम? तो सिमरन कहती है बस मैं 2 मिनट में आई। तो कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें निकलना है। तो जब वो ऐसा सिमरन को बोलता है ना तो बेचारी सिमरन के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बिना रूही को इन्फॉर्म किए कि वो सुदीप के साथ जा रही है, वो ऐसे ही ना गाड़ी के पास जाती है और उसकी आगे वाली सीट पे ना बैठने के लिए ऐसे दरवाजे को हाथ लगाती है। तभी सुदीप कहता है वहाँ कहाँ बैठ रही हो तुम? तो कहती है सर मैं आगे बैठ रही हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं तुम आगे नहीं बैठोगी, तुम मेरे साथ पीछे बैठो। तो सिमरन बोलती है पीछे पर मैं? तो बोलता है मैंने कहा ना तुम मेरे साथ पीछे बैठो। तो ऐसा बोल के जो सुदीप होता है वो खुद से ऐसे सिमरन के लिए दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर बैठने के लिए बोलता है। तो सिमरन जो होती है बेचारी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती, बट वो उसका बॉस था तो उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप जैसे ना गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर सुदीप होता है वो ऐसे दरवाज़ा बंद करने के बाद खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। और जब गाड़ी ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है तो जो सिमरन होती है वो बेचारी ऐसे खामोश सी बैठी होती है, मतलब ना कुछ बोल रही होती है ना ही कुछ, बस ऐसे ही देख रही होती है नीचे की तरफ। और जो सुदीप होता है वो ऐसे ही सिमरन के फेस को ऐसे ना चुपके चुपके से देखता रहता है। उसकी खूबसूरती, उसकी वो मुस्कुराहट या उसका यूँ थोड़ा सा नर्वस होना उसे काफ़ी प्यारा लग रहा होता है। उससे सिमरन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा होता है और उसको देख देख के वो मन ही मन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। पर बेचारी सिमरन, उसको तो इस चीज़ की खबर ही नहीं थी कि उसके बगल में उसका एक और चाहने वाला बैठा है। खैर गाड़ी चलते चलते ये लोग कुछ ही देर में एक होटल पहुंच जाते हैं। तो जो सिमरन होती है वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है और सुदीप भी बाहर निकलता है। तो सुदीप बोलता है चलो मेरे साथ। तो ऐसा बोल के ना उसे ऐसे होटल में ले जाता है और फिर वहाँ पर जहाँ इनकी मीटिंग होती है उस एरिया में जाते हैं ये लोग। तो वहाँ जाने के बाद जो सुदीप होता है वो सिमरन से कहता है कि सुनो सिमरन तुम यहाँ पर बैठकर मेरा थोड़ी देर वेट करो और जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा ये फ़ाइल लेकर अंदर आ जाना, ओके? तो सिमरन कहती है जी सर। तो उसके बाद सुदीप जो होता है वो मीटिंग के लिए अंदर चला जाता है और जो सिमरन होती है वो बाहर ही बैठकर उसका वेट करने लग जाती है। तो जो सुदीप होता है उसके अंदर मीटिंग चल रही होती है और मीटिंग के बीच में वो ऐसे ही अपना फ़ोन निकालता है और सिमरन को कॉल करता है और उससे कहता है कि सुनो सिमरन तुम वो फाइल लेकर अंदर आओ। तो सिमरन कहती है ओके सर। उसके बाद जो सिमरन होती है वो कॉल कट करके ना वैसे कैबिन में जाती है, मतलब वहाँ पर नॉक करती है और नॉक करने के बाद जैसे ही वो अंदर एंटर करती है उससे वहाँ कोई होता है जो सिमरन को देखते ही एकदम से चौंक जाता है और वो उसको ऐसे ना टक लगा के देख रहा होता है। और जो सिमरन होती है वो सुदीप के पास जाती है और कहती है लीजिए सर। तो जब से वो फाइल दे रही होती है ना उसकी नज़र भी उस शख्स पे पड़ती है और वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं होता बल्कि वो सिमरन के पापा होते हैं। उस मीटिंग में सिमरन के पापा भी आए होते हैं और अपनी बेटी को इस तरह से किसी और के यहाँ जॉब करते देख, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते देख उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो ऐसे ना सिमरन को ऐसे देख रहे होते हैं और जो सिमरन होती है वो बेचारी अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है, लेकिन उसके पापा इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और जो सिमरन होती है वो वैसे अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी जो सुदीप है तो सिमरन से कहता है सुनो सिमरन तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, है ना? पर जो सिमरन है वो तो सुन ही नहीं रही होती, वो अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो सुदीप कहता है सिमरन सिमरन। तो सिमरन कहती है जी सर। तो कहता है कि बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है ना?
तो सिमरन कहती है जी जी सर। तो ऐसा बोल के जो सिमरन है वो अपने पापा को ऐसे देखते हुए फिर वहाँ मतलब उस जगह से बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो उसके पापा जो है वो ऐसे अजीब सी निगाहों से उसको देखते हुए फिर अपनी नज़रें नीची कर लेती हैं और उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है। और मीटिंग जब चल रही होती है तो मीटिंग के बीच में जो सिमरन के पापा होते हैं वो सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी बात से डिसएग्री करते हैं। कुछ बातें होती हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते और गुस्से में उनकी ना उन लोगों से बहस भी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर ऐसे ना वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और जैसे वो बाहर निकलते हैं ना तो सिमरन की पहली नज़र अपने पापा पे पड़ती है और अपने पापा को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट उसके पापा जो है वो सिमरन को देख के ऐसे अनदेखा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो सिमरन है वो पीछे से ऐसे भागते हुए कहती है पापा पापा प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, पापा पापा मुझसे एक बार बात तो करिए। तो उसके पापा जो होते हैं वो ऐसे ही ना चल रहे होते हैं। तो सिमरन जो है भागते भागते एकदम से अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। उनसे कहती है कि पापा पापा प्लीज़ मुझसे एक बार बात तो करिए ना, प्लीज़ मेरे एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। तो जो उसके पापा होते हैं वो ऐसे ही वहाँ पर रुक जाते हैं और गुस्से से सिमरन की ओर मुड़ते हुए उससे कहते हैं क्या देखूँ मैं, हाँ क्या देखूँ मैं तुम्हें, और कितना जलील करेगी सिमरन तू मुझे दुनिया वालों के सामने। हाँ पहले तूने उस रूही के साथ हुई उस धोखे की शादी को अपनाकर जो तूने मुझे जलील किया है, जो लोगों की नज़रों में गिराया, वो कम था जो तो अब ये 2 कौड़ी की नौकरी कर रही है दूसरों के यहाँ। मेरी इज्जत को, मेरे नाम को जो मैंने इतने सालों में कमाया उसे तू मिट्टी में मिला रही है। तो सिमरन जो है वो अपने पापा से कहती है पापा ऐसी बात नहीं है, अब मेरी बात तो सुनिए। तो उसके पापा बोलते हैं कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम शायद भूल गई हो कि तुम मेरी बेटी हो लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। भले ही मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था लेकिन लोगों की नज़रों में तुम आज भी मेरी बेटी हो। और तुम्हारी ये जलील नौकरी करने की वजह से तुम्हें पता है मेरी इज्जत पे कितना बड़ा धब्बा लगेगा। शायद तुम्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा लेकिन मैं जानता हूं। अरे लोग थूकेंगे मेरे ऊपर कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी दूसरे की यहाँ 2 कौड़ी की नौकरी कर रही है। एक बार भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई होती कम से कम मेरे नाम के बारे में तो सोच लिया होता। तो फिर मैं कहती पापा प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुनिए, पापा आप कब तक नाराज़ रहेंगे, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझसे यूँ नाराज़ मत रहिए पापा, आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसके पापा बोलते हैं देख मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ख़राब है, मैं तो उससे कोई बहस नहीं करना चाहता और मैं ना चाहता हूँ कि यहाँ पे और तमाशा खड़ा हो, इसलिए चुपचाप जहाँ से आई है वहीं चली जा उस लड़की के पास, बड़े शौक से गई थी ना उसके साथ, तो उसी के पास जा और कर ये तू 2 कौड़ी की नौकरी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरी इस नौकरी की वजह से मेरी इज्जत पे कोई दाग लगा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं वो वहाँ से ना ऐसे ही चल जाने लगते हैं। तो जो सिमरन है वो फिर से अपने पापा का हाथ पकड़ती है, उससे कहते पापा प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, पापा पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जो उसके पापा होते हैं वो सिमरन से ऐसे हाथ छुड़ा के ना वहाँ से चले जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। और जो सिमरन होती है वो खड़ी खड़ी ऐसे ही अपने पापा को जाते हुए देख रही होती है। उसकी आँखें जो होती हैं वो आंसुओं से भरी हुई होती हैं, बट वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। खैर वो काफ़ी देर तक ऐसी खड़ी रहती है। तभी जो सुदीप होता है वो ऐसे ही ना बाहर आ जाता है और उसको सिमरन को आवाज़ देता है। उससे कहता है सिमरन। तो सिमरन जैसे सुदीप की आवाज़ सुनती है ना वो झट से अपने आंसुओं को साफ़ करती है और जब आंसुओं को साफ़ करके वो मुड़ती है तो सुदीप जो है वो ऐसे सिमरन के फेस की ओर देखता है। उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? तो सिमरन कहती है जी सर मैं ठीक हूँ। तो सुदीप कहता है पक्का ना? तो बोलती है जी सर मैं ठीक हूँ। तो सुदीप कहता है अच्छा ठीक है चलो अब घर चलें, वैसे भी अंधेरा बहुत होने वाला है। तो सिमरन कहती है ओके। तो उसके बाद जो सिमरन होती है वो ऐसे सुदीप की गाड़ी में बैठ के ना वहाँ से जाने लगती है। तो वो जब ऐसे जा रही होती है ना तो रास्ते में जो सुदीप है वो ऐसी सिमरन से ना कुछ बातें करने की कोशिश करता है, पर जो सिमरन होती है उसका पूरा ध्यान तो अपने पापा की ओर होता है। तो वो सुदीप की बातों से ना काफ़ी इरिटेट हो रही होती है, बट वो उसका बॉस था तो उससे कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। तो एकदम से उससे कहती है सर मुझे आप यहीं पे उतार दीजिए। तो सुदीप कहता है क्या? तो वो कहती है जी सर मुझे यहीं पे उतरना है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। तो जो सुदीप है उससे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ आई थी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोलती है नहीं सर आप मुझे प्लीज़ यहीं पे उतार दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं खुद घर चली जाऊँगी। सुदीप कहता है बट, तो कहती है प्लीज़ सर मुझे यहीं उतरना है। तो सुदीप जो होता है वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता, फिर उससे कहता है ठीक है। तो उसके बाद जो सिमरन होती है वो अपनी कुछ मतलब अपना बैग वगैरह लेने के बाद ना गाड़ी से उतर जाती है और सुदीप से कहती है कि सर आप जाइए।
तो सुदीप का मन तो नहीं होता सिमरन को छोड़ के जाने का, बट वो सिमरन के कहने पर वो वहाँ से फिर अपने ड्राइवर को बोलता है और ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से ले जाता है। और जो सिमरन होती है वो ऐसे ही सड़क पे खड़ी होती है और सड़क पे चलते चलते ना अपने पापा की बातों को याद कर रही होती है। उस बेचारी का मन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो इतनी ज़्यादा अपसेट होती है कि उसका ध्यान बिल्कुल भी होता ही नहीं कि वो रोड पे किस साइड जा रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से गाड़ी आ रही है। इस बात का सिमरन को कुछ होश नहीं होता। बस वो अपने पापा की बातों को याद करते करते ना ऐसे रोड पे चलने लगती है। और जब वो चल रही होती है तो ऑफकोर्स सी बात है, रोड है तो रोड पे तो इतने सारे व्हीकल्स होते हैं, वो चलते ही हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, कार होती है, वो सब चल रही होती हैं। पर सिमरन को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे ऐसे पागलों की तरह चले जा रही होती है। तो क्या होता है ना कि एक जो कार होती है वो ऐसे सिमरन की तरफ आ रही होती है, मतलब सड़क पे वो तो सीधी जा रही होती है और सिमरन जो वो ऐसे बीच में से होके निकल रही होती है। तभी जो कार है वो सिमरन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कार सिमरन को ठोके उससे पहले ही कोई होता है जो सिमरन को ऐसे ही ना धक्का देता है। और जैसे ही उसको धक्का लगता है सिमरन जो होती है वो सड़क के साइड में जाके गिरती है। बट जिस इंसान ने उसे धक्का दिया होता है वो गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि एक्सीडेंट इतना ज़ोर का नहीं होता बिकॉज वो गाड़ी वाला जो होता है वो जल्दी से ब्रेक मार देता है, बट फिर भी उस इंसान के चोट लग जाती है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको देखने के लिए। जो लोग होते हैं वो एकदम से उस ड्राइवर को, मतलब जो उसकी गाड़ी होती है उसको पकड़ लेते हैं, उससे कहते हैं क्या किया ये तूने। तो बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो लड़की एकदम से सामने आ गई और ये भी सामने आ गए, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो उन्हें पूरी बचाने की कोशिश की थी। तो जो भीड़ होती है ना वो ऐसे ही उस आदमी को ना ऐसे मारने के लिए आ रही होती है। तभी जो सड़क पे जो आदमी गिरा होता है वो कहता है नहीं नहीं इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। तो जब ऐसा बोलते हैं ना तो जो भीड़ होती है वो उस आदमी को छोड़ देती है। तो कहता है थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बचा लिया। तो बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं देख लूँगा। तो वो जो आदमी होता है वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी जान बचा के वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। और जो सिमरन होती है वो ऐसे ही जब सड़क पर गिरी होती है ना उसको भी होश आता है और वो देखती है कि सड़क पर भीड़ लगी हुई है। तो वो भी ऐसी ना मतलब उस भीड़ को ऐसे चीरती हुई ना ऐसे अंदर की तरफ जाती है देखने के लिए कौन इंसान है जिसने उसे धक्का दिया। तो जैसे वो वहाँ पर जाती है ना वो देखती है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं जिनके पैर में चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है। तो ये देख के सिमरन तो एकदम से ना घबरा जाती है और वो जल्दी से नीचे बैठती है, कहती पापा पापा क्या हुआ आपको, पापा पापा ये कैसे। तो सिमरन के पापा जो होते हैं वो ऐसे ही ना सिमरन को देख रहे होते हैं कि सिमरन कैसे रो रही है। सिमरन वाकई अपने पापा को देख के ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कहती पापा कैसे हो गया, पापा को चोट कैसे लगी, पापा 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 कैसे हो गया। तो जो उसके पापा उससे कहते हैं कैसे हो गया, पागल लड़की सड़क पे पागलों की तरह चल रही थी, देख नहीं सकती थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वक्त पे देख लिया और धक्का मार दिया, वरना वो गाड़ी तुम्हें ठोक के चली जाती और मेरी जगह तुम होती। बेवकूफ़, इतना ख्याल नहीं है तुझे कि सड़क पे कैसे चलते हैं। तो जो सिमरन होती है उसको याद आता है कि वो कैसे बेसुध होकर चल रही थी। तो कहती है पापा आपने मेरी वजह से ये सब कुछ, आपको पता है कितनी चोट लगी, कितना खून बह रहा है, अब चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं मैं चला जाऊँगा। तो सिमरन बोलती है पापा प्लीज़ नाराज़गी छोड़िए, अभी आपको इलाज की ज़रूरत है, आपके पैर से खून निकल रहा है ना, प्लीज़ चलिए ना पापा। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे नहीं जाना तेरे साथ। तो सिमरन कहती है प्लीज़ पापा, आपको मेरी कसम पापा प्लीज़ चलिए ना, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आपको जितना गुस्सा करना है नाराज़ होना है आप बोल लीजिए, मुझे थप्पड़ मार लीजिए, पर प्लीज़ पापा प्लीज़ पहले अपना इलाज करवाइए ना, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़। तो जब ऐसा प्लीज़ करते हुए रोते हुए अपने पापा के सामने हाथ पैर जोड़ती है ना, तो अपनी बेटी को ये रोता देखकर उसके पापा मतलब जो होते हैं ना वो पिघल से जाते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही है और वो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत करते थे। तो नाराज़गी कितनी भी हो लेकिन बच्चे की तकलीफ़ तो नहीं देखी जाती ना। तो उसके पापा जो होते हैं फिर वो कुछ नहीं कहते। वो जो सिमरन है वो तभी वहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो भी आ जाता है और वो कहता है सर ये सब कैसे हो गया। तो सिमरन कहती है खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चल जल्दी से पापा को उठाओ। तो जो ड्राइवर होता है वो भी सिमरन को ऐसे ही उसकी हेल्प करता है और ये दोनों उठा कर ना ऐसे ही उसके पापा को गाड़ी में पीछे बिठाते हैं। और जो सिमरन है वो भी पीछे बैठ जाती है, अपने पापा को ऐसे पकड़ी हुई थी और ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। तो जो ड्राइवर होता है वो उसके पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उनके पैर में जो चोट लगी होती है, हालांकि इतनी ज़्यादा चोट तो खैर नहीं लगी होती, फिर भी खून काफ़ी निकल रहा होता है बिकॉज गाड़ी से उनको लग गई होती है ना। तो जो डॉक्टर के पास जाके उनकी पट्टी वगैरह करवाते हैं और उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ के ना जो सिमरन होती है वो कहती है पापा चलिए घर चलिए। तो उसके पापा बोलते हैं तो उसके बाद सिमरन जो है वो अपने पापा को ना घर ले आती है, मतलब रूही के घर नहीं लेके आती, वो अपने मायके बोल सकते हैं।
तो वहाँ पे ले आती है। और जैसे ही वहाँ पर जाती है ना, जो सिमरन की माँ होती है वो सिमरन को उसके पापा के साथ देखकर वो तो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये सब क्या है। पर वो देखती है कि उनके पति के पैर में चोट भी लगी है, तो वो भी घबराते हुए आती है और कहते हैं ये सब कैसे हो गया सिमरन, ये इनको चोट कैसे लग गई। तो जो सिमरन है वो कहती है मम्मी तो जो सिमरन है वो कहती है माँ मैं आपको बताती हूँ सब कुछ, पहले आप पापा को लिटाइए ना, उनको बैठने दीजिए। तो उसकी माँ भी ऐसे हेल्प करती है और फिर अंकल को ना ऐसे सोफे पे बिठाती है। तो जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे पता ये सब कैसे हो गया। तो सिमरन जो है वो सब कुछ बताती है। तो जो आंटी है ना वो ऐसे ही सिमरन की ओर देखती हैं और फिर उसके पापा की ओर देखती हैं, पर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, बस ऐसे खामोश बैठी होती हैं। और जो सिमरन है वो ऐसे ही अपने पापा को हाथ पकड़ के ना बैठी होती है। कहते पापा आपको ठीक लग रहा है ना, आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना, आप मेरे हाथ की चाय पियेंगे, आपको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए बना के लाऊं। तो ऐसा बोल के ना जो सिमरन होती है वो ऐसे भाग के ना किचन में जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पापा जो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं रुक, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू चुपचाप यहीं पे बैठ, ठीक है ना। तो जिसको जब ऐसा बोलते हैं ना उसका हाथ पकड़ के, तो सिमरन है वो अपने पापा को ऐसे प्यार से देखने लग जाती है और फिर ऐसे स्माइल करते हुए ना वो उन्हीं के पास बैठ जाती है। और उसकी जो माँ होती है वो इतने टाइम के बाद उसके पापा को अपनी बेटी के साथ इतना ज़्यादा प्यार से बात करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा मनी मन खुश हो रही होती है और कहती है भगवान ये सब मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सपना ना हो ये हकीकत ही हो। लगता है शायद ये सिमरन से उन्होंने नाराज़गी छोड़ दी है। तो उसकी माँ जो होती है वो ऐसे ना मन में सोच रही होती है और जो सिमरन के पापा होते हैं वो ऐसे सिमरन को अपने पास बिठाकर उससे कहते हैं कि कैसी है तू। तो सिमरन जो होती है वैसे खामोश होती है, कहती है जी। तो बोलते हैं कैसी है तू। तो सिमरन कहती है जी पापा मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं कि इतने वक्त तक तुझे मेरी याद नहीं आई। तो सिमरन कहती है पापा ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको लगता है कि मुझे आपकी याद नहीं आई होगी। तो उसके पापा बोलते हैं अगर याद आई थी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो सिमरन कहती है पापा कैसे आती, शायद आप बोल रहे हैं कि आप ही ने मुझे इस घर से निकाला था, वो भी ये कह के कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। तो उसके पापा जो होते हैं वो ऐसे ही सिमरन की ओर देखते हैं और उनकी आंखें जो होती हैं वो भर आती हैं। तो और भरी हुई आंखों से उसके पापा होते हैं वो सिमरन के ऊपर ऐसे ना उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उससे कहते हैं मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर मैं क्या करता, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हो गया था और मैंने गुस्से में तुझे ऐसा बोल दिया, पर तू जानती है ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे नहीं पता तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई है, एक एक दिन एक एक पल मैंने कैसे काटा है मैं तुझे नहीं बता सकता। तो सिमरन जो होती है वो भी ऐसी उसकी आंखें भी भर आती हैं और वो कहती है मैं जानती हूँ पापा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और उस वक्त आपने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं थी। तो उसके पापा बोलते हैं गलती उस रूही की थी, अगर वो लड़की उस रात ऐसा ना करती तो ऐसा कुछ भी ना होता। तो जो उसकी माँ होती है वो देखती है कि उसके पापा जो है फिर से रूही के ऊपर भड़क रहे हैं, तो कहती है देखिए आप ये सब बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, आपको चोट लगी है, आप पहले आराम करिए। आप सिमरन ये सब छोड़, तू बता तूने खाना खाया। तो सिमरन बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कैसे भूख नहीं है, चल हम लोग ना बहुत टाइम हो गया ना साथ में खाना खाएंगे, क्यों सावित्री। तो उसकी माँ बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद जो उसकी माँ है ना वो ऐसे खुश होते हैं किचन में जाती है, खाना वाना बनवाती है और उसके बाद ये तो पूरी फैमिली होती है वो एक साथ बैठ के खाना खाती है, वो भी इतने वक्त के बाद। और जो सिमरन होती है वो अपने पापा के मिलने के बाद और उनकी मतलब प्यार दिखाने के बाद वो तो बेचारी ये भी भूल गई होती है कि घर पे कोई है जो उसका पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए परेशान भी हो रहा है, यानी कि रूही को ना तो पहले इन्फॉर्म करके आई थी कि वो सुदीप के साथ जा रही है और ना ही उसने अब उसको कॉल किया था और रात का वक्त भी हो चुका था। तो जो इधर हमारी रूही होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, वो मतलब सिमरन को काफ़ी बार कॉल कर रही होती है, बार कॉल कर रही होती है, पर जो सिमरन है वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही होती। तो रूही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ, कुछ पता लगा उसका। तो रूही बोलती पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है, फ़ोन की रिंग जा रही है पर फ़ोन नहीं उठा रही है, ऑफिस से ही पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ऑफिस में भी नहीं देखा, मुझे लगा शायद जल्दी छुट्टी होगी घर आ गई होगी, पर वो तो यहाँ पे भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लड़की कहाँ चलेगी, पर जाने से पहले कम से कम बताना तो चाहिए कि कहाँ जा रही है। तो उसकी माँ बोलती है तू और ट्राई कर, उसके कोई दोस्त वगैरह कुछ हो, कुछ पता कर। तो रूही बोलती मैं वही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समारा भी नहीं है, मैं किससे पूछूँ, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ।
तो उसकी माँ बोलती है तू चिंता मत कर, तू बस ट्राई करती रह, मिल जाएगी वो। तो रूही जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, और जो सिमरन होती है उसको तो होश ही नहीं होता कि उसकी रूही कितनी ज़्यादा परेशान है। सिमरन जो होती है वो काफ़ी टाइम बाद अपने पापा से मिली होती है, और उनकी नाराज़गी भी धीरे धीरे दूर हो रही होती है ना। तो मतलब इतनी ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और उसकी माँ भी खुश होती है। तो काफ़ी रात हो जाती है बात करते करते। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा सिमरन, और आप, रात बहुत हो गई है, बातें हम फिर भी कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी सो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके पापा बोलते हैं क्या तुम भी, तो बोलते तुम भी नहीं, अभी आपको चोट लगी है ना, दवाई भी खानी है, दवाई खा के आप सो जाइए। तो बोलता नहीं मुझे नहीं दवाई खानी। तो उसमें बोलते पापा ये क्या है, बच्चों की तरह करते हैं, दवाई नहीं खानी, आपकी अभी तक ये आदतें नहीं गई हैं, चलिए आप दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक है ना, रात बहुत हो गई है। तो उसके पापा बोलते तू फिर से मुझे डांटने लग गई। तो बोलते डांट नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दवाई भी खानी है, आपकी सेहत, आपको पता है ना आपको चोट लगी है, ये चोट ठीक करनी है कि नहीं करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है मेरी अम्मा, जब देखो डांटती रहती है। तो उसकी जो सिमरन होती है ना वो स्माइल करती है, फिर उनको दवाई देती है, और दवाई खिलाने के बाद ना उसकी माँ जो होती है वो लाइट ऑफ कर देती है, और सिमरन उसकी माँ जो है वो बाहर आ जाते हैं रूम बंद करके। तो जो सिमरन है वो ऐसे ना जाने लगती है। तो जो उसकी माँ होती है उससे बोलती है कि अच्छा तू भी अपने रूम में जा और आराम कर ले, ठीक है ना। तो सिमरन जो होती है वो ऐसे अपनी माँ की तरफ देखती है, कहती है तो ऐसा करके जो सिमरन है वो ऐसे अपने मतलब पॉकेट में ना हाथ डाल के ना अपना फ़ोन बाहर निकालती है, और जैसे फ़ोन बाहर निकालती है ना वो देखती है कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर रूही की इतनी ज़्यादा मिस कॉल्स है कि मैं क्या बताऊँ। जिसे देख के रूही की जो सिमरन की आंखें जो होती हैं वो फटी की फटी रह जाती है। वो ऐसे ना फ़ोन की स्क्रीन को देख रही होती है, वो कहती है अरे बाप रे ये क्या है। तो जो आंटी होती है वो कहती है क्या हुआ, क्या हो गया, क्या देख लिया उसमें ऐसा। तो सिमरन बोलती है माँ ये मैं तो गई काम से आज। तो उसकी माँ बोलती है ऐसा क्या हो गया। तो बोलती है माँ मैंने रूही को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और वो बेचारी मेरे को तब से पागलों की तरह फ़ोन करे जा रही है, ऊपर से फ़ोन भी साइलेंट पे था, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, कितनी सारी मिस कॉल्स हैं, मैम वो तो मेरे को जान से मार डालेगी। तो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी रूही का ना कॉल आ जाता है, और जैसे ही कॉल आ रहा होता है ना तो मोबाइल की स्क्रीन पे देख के जो सिमरन है वो ऐसे ही ना मतलब मुंह पे हाथ रख लेती है। तो उसकी माँ बोलती है क्या हुआ। तो बोलती माँ रूही का कॉल आ रहा है। तो उसकी माँ बोलती कॉल आ रहा है तो कॉल रिसीव करना। तो बोलती माँ आपको पता नहीं है उसने मेरे को इतना ज़्यादा फ़ोन किया और मैंने इसको बताया भी नहीं था। पहले मैं सुदीप सर के साथ मीटिंग में चली गई तब भी मैंने इसको नहीं बताया, और मैंने उसको अब भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आई हूँ। ये मेरी बहुत बुरी क्लास लगाएगी, ये बहुत डांटेगी, मैं इससे बात नहीं कर सकती। अब आप ये काम करिए, आप इससे बात करिए। तो ऐसा कह के ना वो अपना फ़ोन जो होती है माँ को पकड़ा देती है। तो उसकी माँ बोलती है मुझे क्यों पकड़ा रही है, मैं क्यों उससे बात करूँ, तू पकड़। तो ऐसा कह के उसकी माँ जो होती है वो फ़ोन को वापस सिमरन को दे देती है। तो सिमरन कहती है क्या माँ प्लीज़ थोड़ी सी बात कर लो ना, आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत करेगी, मेरे को बहुत डांटेगी, मेरे को उससे डांट नहीं खानी, प्लीज़ ना प्लीज़ हेल्प करो ना। तो उसकी माँ बोलती है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी मसला तुम वो देखो, ठीक है ना, तेरी बीवी है, तू देख, डांट खानी तू खा, मैं क्यों खाऊं। तो बोलते मम्मा वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, प्लीज़ ना मेरे को बहुत डांटेगी, प्लीज़ बचा लो ना। तो बोलते नहीं मैं इस बीच में मामले में नहीं पड़ूंगी, तू देख ले तेरी बीवी है, मैं जा रही सोने के लिए। तो उसकी माँ जो होती है वो ऐसा बोल के स्माइल करते हुए ना वहाँ से भाग जाती है। तो उसमें बोलती क्या मम्मा यार हद है यार इतनी सी, अरे यार। तो ऐसा बोल के ना वो देख रही होती है, और जो रूही होती है वो बार बार लगातार बस उसको कॉल पे कॉल करी जा रही होती है, और जो सिमरन है वो तो डर के मारे फ़ोन ही नहीं उठा रही होती। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसके